टॉपिक है ये RS परी CET ग्रेजुएशन लेवल SI में टॉपिक है विश्व के पर्वत पठार मैदान है ना। तो पर्वतों का वर्गीकरण है वो द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच कहलाते हैं पर्वत। और इसका वर्गीकरण आप देख सकते हो। उत्पत्ति के आधार पर वर्लित, गुम्फदागार, संग्रहित, ब्लॉक पर्वत। ऊंचाई के आधार पर अधिक ऊंचे पर्वत, साधारण ऊंचे, कम ऊंचे, निम्न ऊंचे। उसके बाद आयु के आधार पर पर्वत पढ़ेंगे, सबको मैप से देखेंगे पढ़ेंगे। NCERT बुक के अनुसार प्रमुख स्थल, आकृति, स्वरूप। और इसके अंदर पढ़ेंगे पर्वत, पठार और मैदान। ये है हमारे CET ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस। उसके बाद RS परी में भी है। उसके बाद हम देखेंगे तो ये सिलेबस है ना SI में भी है। तो ये है पर्वत, जो पर्वतों की निर्माण की जो है ना करने के वाली जो प्रक्रिया है वो है। उसके बाद हम देखेंगे पर्वतों की वर्गीकरण, पर्वतों का जो उत्पत्ति के आधार पर है, ऊंचाई के आधार पर है, ये देख सकते हो, और आयु के आधार पर है। उसके बाद हम देखेंगे ये है पठार, पठारों के प्रकार वगैरह ये देख सकते हो। उत्पत्ति के आधार पर पठारों का वर्गीकरण, लावा निर्मित, हिमादि करते, ये सब है। फिर पढ़ेंगे मैदान, ये सब क्रम में है और ये NCERT में और ये विश्व भूगोल में आता है। पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश, घाटियाँ, ये देख सकते हो, ये है घाटियाँ। और इसके अंदर बाद में महासागर, महाद्वीप सब पढ़ेंगे, क्रम से पढ़ेंगे। महाद्वीप, महासागरों का तो शायद मैंने वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ये इस तरह से इसका क्रम चलेगा, पहले पर्वत होगा, फिर पठार, फिर घाटी, फिर मैदान, फिर तटीय मैदान, फिर सागर। इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे पर्वत, पर्वतों की उत्पत्ति। फिच महोदय ने कितने प्रकार बताए थे, आयु के आधार पर बताए थे, उत्पत्ति के आधार पर भी बताए थे। सारे मैप से समझाऊंगी। ये है पर्वत, देख सकते हो, वर्लित पर्वत किस तरह से होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे गुंबदाकार पर्वत कैसा होता है, ये देख सकते हो। उसके बाद गुंबदाकार पर्वत, और ये है संग्रहित पर्वत, जिसे ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं। तो इन सबको डिटेल से पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ स्थित है ये NCERT 11 क्लास की बुक है। तो देखो तीन वर्गों में विभाजित है इस किसका स्थलाकृतिक स्वरूपों को। प्रथम श्रेणी के ऊंचावच महाद्वीप, महासागर है। ये एग्जाम में प्रश्न हूबहू यूँ ही आ जाता है कि प्रथम श्रेणी के ऊंचावच कौन से हैं, द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच कौन से हैं, पर्वत हैं, फिर पठार है, फिर मैदान है ना। उसके बाद कौन से हैं, तृतीय श्रेणी के ऊंचावच घाटियाँ, डेल्टा, ये सब है। तो भूपटल पे विविध स्थल रूपों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य बलों के पारस्परिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। और ये निम्नलिखित इसको वर्गीकृत किया गया है। तो पर्वत, आसपास के सामान्य धरातल में एकदम ऊंचे भाग जिनका शिखर संकुचित, ढाल तीव्र हो, ऐसी स्थलाकृति पर्वत कहलाती है, स्वरूप पर्वत कहलाते हैं। फिच के अनुसार, किसने कहा था, फिच ने, पर्वत समुद्र तल से 600 मीटर या उससे अधिक ऊंचे, यानी कि 260 डिग्री से 365 डिग्री के ढाल वाले होते हैं, वो होते हैं पर्वत। पर्वतों के प्रकार एवं वर्गीकरण, संसार में पाए जाने वाले सभी पर्वत एक जैसे नहीं होते हैं। वे अपने निर्माण की प्रक्रिया, ऊंचाई, आयु, अवस्थिति, संरचना, बनावट के अनेक प्रकार के होते हैं। अब इसका मैप भी देखेंगे हम। पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण, जो होते हैं वर्लित पर्वत। कैसे होते हैं, वर्लित पर्वत। ये सारणी को समझना बहुत जरूरी है। स्थल रूपों का निर्माण जो करने वाले हैं ना बल है, ये अंतर्जातीय बल और ये बहिर्जातीय बल होता है। अंतर्जातीय बल से परत विरूपण और अक्षमित भी होता है। तो इसे कहते हैं महादेश जनक बल और पर्वत निर्माणक बल, ये दो होते हैं। उसके बाद अक्षमित बल, ज्वालामुखी और भूकंप होते हैं ना, ये अकस्माती होते हैं। ज्वालामुखी का फटना एक अचानक हो जाता है, हम इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, और भूकंप की भी नहीं कर सकते। बहिर्जात बल वो होता है जो अपक्षय, अपर्दन, सामूहिक स्थानांतरण, यानी कि अपक्षय, अपर्दन, भूमि का अपर्दन होता है ना, जैसे कि रेगिस्तान का अपर्दन भी होता है, चलता रहता है, यहाँ से धो रहे तो आगे भी होता रहता है। नदियों द्वारा जो जमीन का, जो पानी के द्वारा जमीन खिसक जाती है, वो भी अपर्दन ही होता है। तो वो बहिर्जात बल है। अंतर्जातीय बल होता है जो जमीन के अंदर होता है। बहिर्जातीय बल होता है वो जमीन के ऊपर होता है। अब हम पढ़ेंगे ना वर्लित पर्वत। पृथ्वी के भीतर उत्पन्न संपीड़नात्मक बल से धरातलीय चट्टानों में वलय या वर्लित पर्वत है। आप देख सकते हो, ये वर्लित पर्वत है। और ये अभिनति और अपनति क्या है ये बता दूं मैं भी। तो मैंने कहा संपीड़न से जो होता है ना, संपीड़न बल से धरातलीय चट्टानों में वलय या मोड़ पड़ने पर इन पर्वतों का निर्माण होता है। संपीड़न शक्ति से मुड़कर उठे भाग को ही अपनति, संपीड़न शक्ति से क्या कहते हैं, शक्ति से मुड़कर उठे भाग को अपनति, यानी कि ये रहा अपनति। ये संपीड़न शक्ति से उठा है ना वो भाग, ये भी उठा हुआ भाग, ये भी उठा हुआ भाग, उसको क्या कहते हैं, अपनति। और नीचे धसे भाग को अभिनति, जो नीचे धसा हुआ ना, ये नीचे धसा हुआ, ये नीचे धसा हुआ, तो इसको क्या कहते हैं, अभिनति भाग कहा जाता है। तीव्रगामी भूगर्भित हलचलों इन अभिनति और अपनतियों के मोड़ों को ऊंचा उठा देती है।
और एवं कालांतर में वर्लित पर्वतों का उत्थान हो जाता है, जिसमें से हिमालय, यूराल और एंडीज पर्वत वर्लित पर्वतों के उदाहरण है। ये संसार में नवीनतम पर्वत हैं। इनकी शैलों में जीवाश्म नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? जीवाश्म। तो ये कहाँ कहाँ है देख सकते हो आप, मैप से समझाऊँ मैं अभी। एक तो हिमालय पर्वत है, बृहद हिमालय, ये जो भारत में है। उसके बाद उसने कहा है यूराल पर्वत। तो यूराल पर्वत है ना, ये रूस और यहाँ जो है ना यूरोप, इन दोनों के बीच के भाग में है यूराल पर्वत। यहाँ बीच में यहाँ बताया हुआ नहीं है। और उसके बाद हम देखेंगे ये यूराल पर्वत, ये यूराल पर्वतमाला है ना, ये रूस और यूरोप को अलग करता है। और ये किस में आता है? वर्लित पर्वत में आता है। उसके बाद है एंडीज पर्वतमाला को यहाँ देखेंगे हम। ये है ना, ये उत्तरी अमेरिका में, सॉरी दक्षिणी अमेरिका में नहीं, ये उत्तरी अमेरिका में, अरे सॉरी दक्षिणी अमेरिका में, अफ्रीका में नहीं है। ये मैप मेरे पास थोड़ा सा फटा हुआ, लेकिन ये एंडीज पर्वतमाला यहाँ से लगा के, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। और ये दक्षिण अमेरिका में यहाँ है ना, यहाँ ये चिम्बोरोजो है ना, चिम्बोरोजो एक ये ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है चिम्बोरोजो? ये मृत ज्वालामुखी है। कहाँ है? एंडीज पर्वत पे है मृत ज्वालामुखी चिम्बोरोजो। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है ना, वो कौन सी है? किसकी? एंडीज पर्वत की एकांक गुहा है ना। और ये सबसे लंबी पर्वतमाला है। और ये वर्लित पर्वत है। कौन कौन से हैं? एक तो यूराल, एक हिमालय और एक एंडीज, यानी कि नवीनतम पर्वतमाला है। और इसके अंदर जीवाश्म नहीं पाए जाते। उसके बाद है दूसरा प्रकार है गुंबदाकार पर्वत। पृथ्वी के भीतर उबला तप्त मैग्मा धरातल पर आने की बर्स, यानी कि ये जो पृथ्वी के अंदर जो गुंबद में जो मैग्मा चलता रहता है ना, वो बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर नहीं आ पाता, जिसके कारण क्या हो जाता है? गुंबद बन जाता है। जिस तरह हमने गुंबदाकार जितने भी किले देखे हैं, मज़ारे देखी हैं, मीनारें देखी हैं ना, और कितने भी दुर्ग भी देखे हैं, किले और दुर्ग तो सेम एक ही हैं, और मकबरे भी देखे हैं, तो वो गुंबदाकार होते थे। और इसके अंदर उत्तरी अमेरिका में ऊटा है ना, ऊटा राज्य, उसके अंदर हेनरी और यूटा पर्वत है। इसी प्रकार के श्रेणी, किस प्रकार का श्रेणी है? हेनरी और यूटा, ऐसे गुंबदाकार होते हैं। देखो ये गुंबद होता है ना, ऐसा हमारा ऐसे बना के, ऐसे गुंबद वाली जो हमने देखी है, कई मीनारें भी देखी हैं, ऐसे ओके, ऐसे गुंबद होता है ऐसा, ये गुंबदाकार। तो गुंबदाकार पर्वत है वो सिर्फ एक जगह ही है। कहाँ है? किस राज्य में है गुंबदाकार? उत्तरी अमेरिका के ऊटा राज्य में हेनरी और यूटा पर्वत है। ये उत्तरी अमेरिका है और इसी के अंदर है, किसके अंदर है? हेनरी और यूटा पर्वत है ना, वो इसी के अंदर है। वो कैसे पर्वत हैं? गुंबदाकार पर्वत हैं। तो इसके अंदर तो दिया हुआ नहीं इस मैप में तो, लेकिन ये उत्तरी अमेरिका में है। अभी मैं जब मुझे पता चल जाएगा स्पष्ट से, तो स्पष्ट जगह बताऊंगी मैं। संग्रहित पर्वत हवा, नदी, हिमनद, लहरों, ज्वालामुखी से ढेर के रूप में संग्रहित निक्षेपित पर्वत एकत्रित मलबे, यानी कि जो कचरा वगैरह, राख है, ज्वाला मलबा है, मैग्मा है, सब होके होता रहता है ना, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं उसे। तो वो कहाँ है? एक तो जापान की फ्यूजियामा, इटली का वेसुवियस और अफ्रीका का किलिमंजारो, ये ज्वालामुखी संग्रहित पर्वत हैं। ये चित्र संख्या में आप देख सकते हो, ऐसे होते हैं ज्वालामुखी पर्वत, ऐसे होता है। देखो ये ऐसा पूरा का पूरा बना होता है, यहाँ कोई आसपास में रह नहीं सकते। और ये राख का ढेर होता है, ज्वालामुखी के अंदर लावा भी चलता रहता है यहाँ, और यहाँ से उसका ज्वालामुखी का उद्गार भी होता रहता है, इसलिए यहाँ डर भी रहता है। कई बार इसमें झटके भी आते हैं ना, भूकंप के झटके भी आते हैं इसमें। ये इटली है ना, यूरोप महाद्वीप में, और ये इटली है, देख सकते हो इटली है। यहाँ है, यहाँ कौन सा ज्वालामुखी है? विसुवियस है ना, कौन सा है? विसुवियस ज्वालामुखी है। यहाँ विसुवियस ज्वालामुखी है, इटली के अंदर है। इटली औद्योगिक क्रांति के समय और पुनर्जागरण काल का स्थल था, इटली है ना। तो ये इटली है। ये जापान क्षेत्र है, आपको पता हो तो। ये एशिया महाद्वीप के बाद यहाँ रूस है, और ये यूराल पर्वतमाला मैंने बताया हुआ है। और ये जापान के अंदर कौन सा ज्वालामुखी है संग्रहित, या ज्वालामुखी जो है ना पर्वत, कौन सा पर्वत है? फ्यूजियामा। कौन सा पर्वत है? फ्यूजियामा। ये अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है देख सकते हो आप मैप से, थोड़ा सा नज़दीक ला लूँ मैं, ये रहा, ये किलिमंजारो है ना, किलिमंजारो, ये ज्वालामुखी पर्वत है। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है किलिमंजारो, जिसे संग्रहित पर्वत भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे ब्रंशोत्तथ और ब्लॉक पर्वत। और जब दो समांतर दरारों या मध्यवर्ती भाग ऊपर की ओर उठ जाए तथा मध्य भाग में दोनों भाग के नीचे धंस जाए, या तो ऊपर उठ जाए या नीचे धंस जाए, तो ब्लॉक पर्वत की उत्पत्ति होती है। भ्रंश के द्वारा इसका निर्माण होने के फलस्वरूप इसे ब्रंशोत्थित पर्वत भी कहते हैं। और ये देख सकते हो ब्लॉक पर्वत, आप समझ सकते हो ना, ये ब्लॉक पर्वत यहाँ दिया होगा मैप से, मैं बता दूँ पूरा। ये ब्लॉक पर्वत है। देखो यहाँ कुछ नीचे धसी हुई प्लेटें हैं, कुछ ऊपर उठी हुई प्लेटें हैं, एक दूसरे के टकराने से ये ऊपर या नीचे होती रहती है। ये देखो कुछ ऊपर जाती है तो कुछ नीचे आती है। तो आपको पता है ये ब्लॉक पर्वत से क्या होता है, हमारे कई
आपने अगर राजस्थान में चाहे कहीं भी ब्लॉक माइंस देखी होगी, पत्थरों की जो खाने होती है ना ब्लॉक की, जहाँ से टाइल्स बनती हैं, हमारे फर्श पे लगती हैं, छत पे लगती हैं, टॉयलेट में, सना वॉशरूम में, है ना, वो जो चमकीली जो टाइल्स लगाते हैं ना, वो इन ब्लॉकों से ही निकलती है। बड़े बड़े ब्लॉक निकाले जाते हैं, फिर उनको मशीनों के द्वारा घिसाई से उनका उपयोग किया जाता है, जो होती हैं ब्लॉक पर्वतों से निकलती है। लास्ट में एक पर्वत रहा है अवशिष्ट पर्वत। ये अनाच्छादित कारणों नदी पर्वत, ये हमारे यहाँ जहाँ कंकरीले पर्वत होते हैं ना, जहाँ कंकरी होती है, जहाँ बड़े बड़े पत्थर नहीं होते, छोटी छोटी झिनी झिनी कंकरी होती है, जहाँ से खिसक भी जाते, पड़ भी जाते, गिर भी जाते हैं ना, तो वो होती है। वो मैं अभी मैप से समझाऊंगी, वो तो हमारे आसपास में आपने देखे ही होंगे हर जगह। अब देखेंगे पर्वतों का वर्गीकरण है ना, वो मैंने बताया हुआ है। तो ये तो हमने सारे पढ़ लिए, वलित, गुंबदाकार, संग्रहित, ब्लॉक, अवशिष्ट, मिश्रित पर्वत। अब यहाँ से ऊंचाई के आधार पर ये तो कितना इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आयु के आधार पर पर्वतों का वर्नियन, कॉलेडियन, हर्सिनियन और अल्पाइन पर्वत कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये देख सकते हो मिश्रित या अवशिष्ट पर्वत जो पीछे पीछे रह गए, कहीं कहीं बड़े बड़े कंकर, कहीं की चीनी छोटी छोटी कंकरी, कहीं कहीं बड़े बड़े पत्थर, ऐसे होता है, ऐसे होते हैं अवशिष्ट पर्वत। अब हम पढ़ेंगे आयु के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। अब तक 4 प्रमुख पर्वत निर्माणकारी हलचलें घटित हुई हैं। हलचलों के मध्य एक लंबा शांति काल रहा है। शांति काल के दौरान संपीड़नात्मक बल संग्रहित हुआ, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित पर्वत निर्माणकारी हलचलें घटित हुई। पहली है आर्केटियन पर्वत। आज से 40 करोड़ वर्ष पूर्व कैम्ब्रियस काल में आर्केटियन पर्वत निर्माण हलचलें घटित हुई। इस समय यूरोप में फेनोस्क्लेडोनियो, डिनेविया और भारत में अरावली पर्वतमाला, यानी कि सबसे प्राचीन पर्वत है। कौन सा? एक तो यूरोप का है फैन, ये एग्जाम दोनों में कई बार एग्जाम में आया हुआ है, यूरोप का पर्वत और ये भारत का अरावली पर्वतमाला जो हमारे राजस्थान में ही है निर्मित। कैलेडोनियन पर्वत लगभग 32 करोड़ वर्ष पूर्व घटित हुआ। हलचल दौरान अमेरिका का अल्पेशियन पर्वत, यूरोप में स्कॉटिश और अपलैंड और आयरलैंड के पर्वतों का निर्माण हुआ था। तो ये मैंने अमेरिका के, जब एक मैप से मैं सारे पर्वत पढ़ा लूँगी ना, तब आपको और समझा दूंगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्वत कौन से। तो सबसे प्राचीन अरावली है। अरावली पर्वतमाला जो 40 करोड़ वर्ष पूर्व कैम्ब्रिज काल में हुई थी। आर्केटियन पर्वत निर्माण हलचलें घटित हुई थी, जिसमें फेनोस्क्लेडिनेविया जो यूरोप में, एक तो यूरोप का पर्वत और एक अरावली पर्वत, ये दो है ना, ये सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। फिर है कैनेडियन पर्वत, ये अमेरिका का अपलेशियन, अमेरिका में अपलेशियन है। और एक तो जो सबसे प्राचीन है ना, जो एक तो अरावली हमें राजस्थान में बताएं भारत में, और ये है स्कोडेनिविया, है ना, ये पर्वतमाला है जो यूरोप में है और ये सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। उसके बाद अमेरिका का अल्पेशियन पर्वत, और ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका का ये अपलेशियन पर्वतमाला है ना, दूसरी पर्वत श्रेणी जो प्राचीन पर्वत श्रेणी अपलेशियन, यानी अरावली के समकालीन भी मान सकते हो। ये अरावली के बाद है कि अरावली और यूरोप के 2 पर्वतमाला, उसके बाद तीसरा नंबर इसी का आता है। ये अरावली पर्वतमाला और जो मैंने बताया ना यूरोप का जो पर्वत है ना स्कोडेनिविया, वो है ना, ये कैम्ब्रिज काल के, पूर्व कैम्ब्रिज काल के है ना, 40 करोड़ वर्ष पूर्व। और कैलेडोनियन पर्वत ये बता दिया, अपलेशियन पर्वत यूरोप में, और अपलैंड आयरलैंड के पर्वतों का निर्माण हुआ। हर्सिनियन काल पर्वत है ना, वो 22 करोड़ पूर्व घटित हुआ। इन हलचलों में अल्टाइन, वर्स्टिन, अर्मोनिकियम, अर्मोरिकन पर्वत है, नामों से जाना जाता है। एशिया के थानसाइड, अल्टाइड, खिंगन और नानसान पर्वत, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी कॉर्डिलेरा, ऑस्ट्रेलिया में जो पूर्वी कॉर्डिलेरा है ना, और यूरोप में कौन सा है? पेनाइन। इन पर्वतों को इसी काल में निर्माण हुआ था, हर्सियन पर्वत श्रेणियम। और फिर अल्पाइन पर्वत, अब ये लास्ट रहा है। आज से लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व इन नवीनतम मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ, जिनमें से हिमालय, कुनलुन, काराकोरम, अराकुन, एल्ब्रूज, हिमालय, कुनलुन, काराकोरम, अराकुन, एल्ब्रूज, हिंदुकस और रॉकीज, एंडीज, अल्पाइन, आल्पस, बाल्कन्स, पिरेनीज आदि पर्वत श्रेणियाँ उल्लेखनीय है। तो इनको सबको मैप से मैं एक बार बता दूंगी। और देखो अल्पाइन पर्वत श्रेणी के भी मैं अंदर भी हिमालय आता है। और हिमालय किसके अंदर आता है? जहाँ हम पहली बार जब पढ़े थे, प्रथम जो टॉपिक पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर जब पढ़ा था, तो ये हिमालय पर्वत था और यूराल पर्वत श्रेणी थी, और वर्लित पर्वत श्रेणियों में आता है। कौन सा है? वर्लित पर्वत श्रेणियों में आता है, यूराल पर्वत भी आता है और हिमालय पर्वत भी आता है, और एंडीज पर्वत भी आता है। तो यहाँ देखो एंडीज भी दिया हुआ है, एक यूराल पर्वत ही नहीं, एंडीज भी दिया हुआ है, हिमालय भी दिया हुआ है। ये अल्पाइन श्रेणी में भी ये दोनों पर्वत आते हैं, और नवीनतम श्रेणी में भी ये आते हैं। आल्पस श्रेणी है, ये भी नवीनतम भी आता है। और अपलेशियन है ना, अपलेशियन वो प्राचीन श्रेणी में आता है, सबसे प्राचीन श्रेणी में। बाल्कन, पिरेनीज पर्वत, इन सबको आप जब मैप से मैं आप नेक्स्ट में स्थान से बताऊंगी कहाँ कहाँ हैं ये पर्वत श्रेणियाँ। और उसके बाद है ऊंचाई के अनुसार, तो ये हम सब देख सकते हैं कि अधिक ऊंचे पर्वत होते हैं जो 6000 से 2000 मीटर ऊंचे होते हैं,
और ये भी प्रोफेसर फिश ने इसका विभाजन किया था। पर्वतों का जो वर्गीकरण किया था वो प्रोफेसर फिश महोदय ने ही किया था। साधारण ऊंचाई वाले पर्वत वो होते हैं जो 45,000 से 600 फीट या 1500 से 2000 फीट ऊंची ऊंचाई पर होते हैं। फिर कम ऊंचे पर्वत जो होते हैं वो होते हैं 3,000-4,500 फीट से 1,000-1,500 तक। निम्न श्रेणी में 2,000, 3,000 से 700, 1,000 मीटर तक ऊंचे होते हैं वो होते हैं निम्न श्रेणी में। ये भी 4 भाग में बांटे हुए हैं। मानव जीवन पर पर्वतों का प्रभाव क्या हुआ? पर्यटन की दृष्टि से पर्वत सदैव आकर्षण का केंद्र रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में एनसीईआरटी के अनुसार ही हम पढ़ेंगे क्या पठारों का वर्गीकरण, उत्पत्ति, स्थिति, विकास और जलवायु के आधार पर। लावा निर्मित हिमातीकृत वायुजनित पर्वत उत्पत्ति जो पठार होते हैं, अंतर पर्वतीय पठार, पर्वतीय तटीय पदीय पठार, महाद्वीपीय पठार। और फिर इसके विकास है ना, नवीन, प्रौढ़, वृद्धावस्था, पूर्व युगीन जो होते थे, आर्द्र, शुष्क और हिमाच्छादित पठार कौन कौन से हैं पूरा डिटेल से बताऊंगी। ये पठार फिर मैप से भी समझाऊंगी एनसीईआरटी के अनुसार। अभी मैं देखती हूँ थोड़े से, अगर वो पर्वत अगर मुझे वापस जो नाम बताए मैंने अभी, कौन से अल्पाइन पर्वत, उसके नाम मैं मैप से बता दूँ, जो बार बार परीक्षा में आते हैं ना वो पर्वत मैं बता दूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हो पहला पर्वत है रॉकी पर्वत जो उत्तरी अमेरिका में है। अपलेशियन पर्वत अलग है, आल्प्स पर्वत अलग है। देखो आल्प्स पर्वत है ये अफ्रीका महाद्वीप में, अपलेशियन पर्वत है ना ये उत्तरी अमेरिका में, और यह आल्प्स घास के मैदान पे है, वो भी याद रखना, ये कन्फ्यूजन मत होना। आल्प्स, अपलेशियन और आल्प्स घास के मैदान। और फिर है पिरेनीज पर्वत, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ, यूरोप महाद्वीप में है ना पिरेनीज। और स्कोडानिया ये मैंने बता दिया अभी पर्वत श्रेणी, जो एक तो स्कोडानिया और एक अरावली पर्वत श्रेणी जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी में आता है। और ये अरावली पर्वत श्रेणी जो भारत में है, राजस्थान में, ये देखो। और उसके बाद हिंदुकुश पर्वत ये रहा, पाकिस्तान और भारत की सीमा पर है। काराकोरम भी भारत और नेपाल की सीमा पर है। और हिमालय पर्वत भी यही हैं। और ये सुलेमान पर्वत हैं, ये एटलस जो अफ्रीका में है, एटलस। और ये किलिमंजारो मैंने बता दिया, ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी है। एंडीज पर्वत जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। और यहाँ चिम्बेरेजी जो ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी है इक्वाडोर पर। और इसकी एकांगुआ सबसे ऊंची चोटी है एंडीज पर्वत की, है ना एकांगुआ। उसके बाद ये मैकाल पर्वत जो यहाँ है, मैकाल पर्वत नेपाल में। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो यह दोनों भारत और उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के बीच में है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइड रेंज है ना, ये ऑस्ट्रेलिया की है। उसके बाद जापान में सखालिन है, कमचटका है, वकासियन, स्टैन वॉय। और ये अल्टाइन पर्वत श्रेणी। और ये सब मैंने बता दिया जो परीक्षा में मैंने अभी बताया था ना आपको। कौन कौन से पर्वत बताए थे मैंने आपको? अल्पाइन पर्वत श्रेणी में जो पिरेनीज आता है, एटलस आता है, आल्प्स पर्वत श्रेणी आती हैं। और कौन सा आता था? ये आता है अरावली नहीं, काराकोरम आता है, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी आती हैं। और एक आता है ये अपलेशियन नहीं, रॉकी पर्वत श्रेणी और एंडीज पर्वत श्रेणी। एंडीज पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका में और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये थे विश्व के प्रमुख पर्वत। और उसके बाद अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो विश्व के प्रमुख पठार होंगे। और ये एनसीईआरटी के अनुसार ही हम चल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मेरे वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को कमेंट कीजिए। और मेहर टीचिंग चैनल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए।